कि बहुत बच्चे इसके बारे में डेप्थ में जाते ही नहीं पढ़ने कि सल्फेट अटैक होता क्या। कॉमन मैन को ये नहीं जानना है कि इसमें सल्फेट अटैक क्या होता है। कि सर अब एक चीज़ ये हमें बता दीजिए, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि माइल्ड स्टील का यूज़ हम प्री स्ट्रेसिंग में करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी मेरा पॉइंट है सर, ये 10 से 12% ही क्यों रखा जाता है। हाँ, तो ये 12% का ही क्राइटेरिया क्यों फिक्स है। ये सिंकेज डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं सर। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज, अक्सर करके हम सब आपके टेस्ट लेते रहते हैं और कई बार आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जो आपको मेंटर्स पढ़ा रहे हैं क्या उनका टेस्ट होता है क्या। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मेरे साथ प्रमोद सर हैं। प्रमोद सर, आज कुछ ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं कि बच्चे जैसे बार बार टेस्ट देते हैं, आज टीचर्स का टेस्ट होने वाला है और टीचर्स से एक तरह से बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए बैठा हूँ मेंटर बिल्कुल। और आप मेरे लिए बैठे हो। बच्चों को भी हम लोग एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे और साथ साथ में आपसे मैं कुछ तीखे सवाल पूछूंगा जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे और मे भी हो सकता है कि आप भी उतने ही तगड़े सवाल मेरे लिए लेकर आए होंगे और मैं तो स्पेशली लेकर आया हूँ, लिख कर लाया हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल जो आपसे पूछने वाला हूँ। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको इन सभी सवालों के जवाब सुनने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज निकल के आएगी और जो चीज़ें आप जानना चाहते होगे, जो इन डेप्थ नॉलेज आपको पता चलेगी इस सेशन से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मे भी हो सकता है कि हम भी कहीं फंसें और वो आपको देखना है कि आपके टीचर जो हैं कितने सक्षम हैं आपके सवालों के जवाब देने में। तो प्रमोद सर से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रमोद सर, आपसे बिना विलंब किए पहला सवाल मैं आप पे दागता हूँ। सल्फेट अटैक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, जैसे कि सल्फेट अटैक क्या होता है, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो अगर एक स्टूडेंट के नाते मैं जानना चाहूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज सल्फेट अटैक क्या है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, कई बार बच्चों को बस हम यही बता देते हैं कि सल्फेट अटैक को रोकने के लिए कौन सी सीमेंट यूज करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है ना सर, बच्चे जब बहुत जिज्ञासा वाले आ जाते हैं, सर सल्फेट अटैक होता क्या है। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि बहुत बच्चे इसके बारे में डेप्थ में जाते ही नहीं पढ़ने कि सल्फेट अटैक होता क्या। इसके सर रिएक्शन के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि होता क्या है कि जब आपका C2S C3S डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब ये करता है क्या, पानी से रिएक्शन करता है तो सर CSH जेल बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सर, वो अगर आपके पानी में या तो मिट्टी में अगर सल्फेट प्रेजेंट हुआ तो उसके साथ रिएक्शन कर देगा और कैल्शियम सल्फेट बना देगा सर। और वो कैल्शियम सल्फेट फिर से सर अगर आपके सीमेंट में C3A हुआ तो उससे रिएक्शन कर देता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है सर, जिसका नाम है एरेनगाइट। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना सर, ये वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन होता है सर 2 से 3 गुना, और कुछ कुछ तो ऐसी जगह हो जाता है सल्फेट ज्यादा हो जाता है तो 4 से 5 गुना उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि क्रैक भी देखने को मिल सकता है। उसी की वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं, उसी की वजह से सिंकेज डेवलप हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया बच्चों की तरफ से आता है कि सर अब एक चीज ये हमें बता दीजिए, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सर हम इस पूरी रिएक्शन से ये सीखे कि अगर C3A जो मेजर रोल प्ले कर रहा था, अगर इसका परसेंटेज कम कर दूं तो सल्फेट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पहला। और दूसरा, अब यहाँ पर जो क्रैक डेवलप होते हैं ना, और सर ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनता है ना, ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कर देता है सर। ये पूरा फिनोमिना है आपके सल्फेट अटैक का सर। बिल्कुल सर, कैसा था? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट जो बच्चे इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते होंगे उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कौन सी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कैसा होता है, रोकने के लिए क्या करेंगे, और सारी जवाबों को आपने बहुत बखूबी दिया एकदम। और इसको सर रोकने के लिए सल्फेट अटैक सीमेंट यूज किया जाता है। बिल्कुल, जहां पर C3A के परसेंटेज कम होता है। बिल्कुल, आजकल तो सर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इस टाइप के सीमेंट मार्केट में पहले से ही उतार रहे हैं, क्योंकि कॉमन मैन को ये नहीं जानना है कि इसमें सल्फेट अटैक क्या होता है। कॉमन मैन को जानना है कि ये सीमेंट सुटेबल है कि नहीं जहां पे सल्फेट अटैक के चांसेस हैं, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करके और वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से मार्केट में उसी रेशियो में कंपोजिशन में बैग पे ही मेंशन कर देते हैं और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल सही सर। तो मुझे लगता है कि एक सवाल मैंने पूछा। हाँ, अब मेरी बारी है सर। आप सर मुझे ये बताइएगा कि व्हाई माइल्ड स्टील इज नॉट सुटेबल फॉर प्री-स्ट्रेसिंग। प्री-स्ट्रेसिंग के लिए माइल्ड स्टील क्यों सुटेबल नहीं होता सर? बिल्कुल सर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है सर कि मैं अगर एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि माइल्ड स्टील का यूज़ हम प्री स्ट्रेसिंग में करते हैं कि नहीं करते हैं।
अब सर एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। गाइज आपको भी पता है कि माइल्ड स्टील जो है, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है सर, और माइल्ड स्टील की जितने भी स्टील हैं, जब HYSD बार की बात करूँ, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टील बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस उनका ऐसा होता है कि उसकी स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाती है। लेकिन माइल्ड स्टील की बात करें तो 250, अब 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर यील्ड स्ट्रेंथ जिस स्टील की हो, ऑब्वियस सी बात है प्री स्ट्रेसिंग में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब उस फोर्स पे इसमें या तो इलोंगेशन हो जाएगा, या फिर ये टूट जाएगी, या फिर सर एक तरह से अगर इलोंगेशन को भी हम साइड में रखें तो एक फिनोमेना और देखने को मिलता है इसमें। वो क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो बॉन्ड बनती है, सरफेस बहुत स्मूथ होता है, कंक्रीट के साथ इसका बॉन्ड बहुत वीक होता है, जबकि हमारे प्री स्ट्रेसिंग में बॉन्ड बहुत मजबूत होना चाहिए स्टील और कंक्रीट का। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसीलिए माइल्ड स्टील को बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है प्री स्ट्रेसिंग में। और सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। और अब सर का सर आपसे दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, इससे रिलेटेड है सर। सर मैं जनरली आप देखता हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाते रहते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ही पूछूंगा। बिल्डिंग मटेरियल में भी स्पेसिफिकली अब एक क्वेश्चन में लाया था टिम्बर से रिलेटेड। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि टिम्बर से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही दूँ। बहुत बार SSC में भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि टिम्बर जो होती है हमारे पास, उस टिम्बर में ये देखा गया है कि जो सैप होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है उसका, वो जनरली जब हम नया पेड़ देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जब उसको यूज़फुल फॉर्म में, इंजीनियरिंग फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो उसके सैप को हम डिक्रीज करते हैं, और रेंज पूछी जाती है तो जनरली बच्चे टिक लगा देते हैं लगभग 12% के आसपास। 10 से 12 रेंज। हाँ, तो ये 12% का ही क्राइटेरिया क्यों फिक्स है? ये तो मुझे लगता है कि पेड़ अलग अलग हैं, अलग अलग वेराइटी के ट्रीज हैं, तो उस पर डिपेंड करना चाहिए। क्यों 12% ही, और इसका लॉजिक क्या है? 12% पैसा क्या होता है? 12% से और कम कर दें तो क्या होगा? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जनरली जब बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो इसका पूरा मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ सर। जनरली बच्चों के एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि जो टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 10 to 12% होना चाहिए। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए किसी भी टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, 0 से लेकर 150% तक सर होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर रॉ साइप होता है, तो रॉ साइप की वजह से जो बाहरी एजेंसी है, आप सब समझ रहे होंगे बाहरी एजेंसी किनको बोल रहा हूँ मैं, उनका अटैक हो जाता है सर। उनको अटैक को रोकने के लिए होता क्या है कि हम ये सैप को निकालते हैं सर, क्योंकि उससे फिर वो दूसरे सीजनिंग वाले भी दूसरे टर्म्स में हम चले जा रहे हैं। अभी मेरा पॉइंट है सर, ये 10 से 12% ही क्यों रखा जाता है। यहाँ पर जैसे कि एक ट्री हम मान लिए, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है 150% है, अब उसको डिक्रीज करना है हमको। अब सर कैसे पता चला कि 10 से 12% पर ही हमको लाना है? तो हम करते क्या है, जैसे हमने एक टेस्ट के लिए टिम्बर लिया, उस टिम्बर को टेस्ट में लगाए और उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करते गए, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगेगा। स्ट्रक्चर में चेंजेस किस तरीके से आएगा सर? उसमें श्रिंकेज होने लगेगा, और वो जो पॉइंट होगा ना, उसको बोलेंगे फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। और वो जहां तक जाकर रुकता है सर, 100% में तो नहीं होता, 70 से 80% जो टिम्बर होते हैं ना, 10 से 12% पर ही वो स्टेबल हो जाते हैं। अब फिर सर आपका क्वेश्चन ये था कि अगर इससे ज्यादा कर दिया जाए तो, अगर सर इससे अभी तक जो 10 से 12 के ऊपर मैंने उसका मॉइस्चर कंटेंट कम किया, तब तो मेरा डायमेंशनल चेंजेस नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे 10 से 12% के नीचे मैं करूंगा ना सर, उसमें डायमेंशनल चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब श्रिंकेज आने लगेगा, श्रिंकेज देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और सर, श्रिंकेज जो आते हैं इसमें, डायमेंशनल चेंजेस जो होते हैं इसमें कितने टाइप के श्रिंकेज आते हैं? कौन कौन से श्रिंकेज होते हैं जो डायमेंशनल चेंजेस को कराते हैं इसमें टिम्बर के अंदर सरफेस पे? अच्छा, यहाँ पर तो सर अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप के श्रिंकेज डेवलप होंगे सर। और ये श्रिंकेज डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं सर इसके पहले। और जो श्रिंकेज डेवलप होंगे सर, यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ कि लॉन्गिट्यूडनल हो गया सर, टेंजेंशियल हो गया, और ये रेडियल हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर श्रिंकेज की बात करूं तो सर टेंजेंशियल में होगा, और फिर रेडियल में होगा, और सबसे कम लॉन्गिट्यूडनल में होगा। 8%, 4%, 0.1%, ये इसका ये लो सबसे ज्यादा टेंजेंशियल। बिल्कुल सबसे ज्यादा सरफेस पे इफेक्ट आता है। और सर इतना डेप्थ में शायद कभी एग्जामिनर पूछ ले तो इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो सर इसका ऐसे ही लगाएंगे, सब ज्यादा टेंजेंशियल, रेडियल, फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल। और ये किसकी वजह से डेवलप होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, इस वजह से सर। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है सर, मैं आपसे सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ओरिएंटेशन प्लेन टेबल में होता है सर, इसके कौन कौन से मेथड है? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये भी बताऊं, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
आईएएस से लेकर चपरासी तक। बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी जूनियर इंजीनियर्स हैं, इनफैक्ट जो वीडियो को देख रहे हैं, गाइस सर ने पूछा है कि ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग में ओरिएंटेशन में आपने ओरिएंटेशन के तरीकों में एक बहुत कॉमन तरीका जो आज के डेट में यूज़ भी किया जाता है, इनफैक्ट सर आज के डेट में तो प्लेन टेबल को ही यूज़ करना बंद कर दिया हमने बिल्कुल सर। और बस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रफ कंपास मेथड होता है। ट्रफ कंपास बच्चे जानते हैं जिससे कि ओरिएंटेशन प्रोसेस यानी कि डायरेक्शन फिक्सिंग करते हैं हम लोग, नॉर्थ और साउथ को फिक्स करते हैं। कंपास होता है बॉक्स नुमा आकार का जिससे हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, और ये मेथड सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे। सर इससे पहले बहुत पहले जब स्टार्टिंग में प्लेन टेबल यूज होता था तो एक सोलर मेथड यूज किया जाता था। सोलर मेथड सन की मदद से उसकी डायरेक्शन को फिक्स करते थे और वो भी तब जब सन बिल्कुल डायरेक्टली उसके ऊपर हो प्लेन टेबल के। तो बहुत मुश्किल था सर। बिल्कुल बहुत मुश्किल, और सर इनफैक्ट पूरा दिन लग जाता था एक बार ओरिएंटेशन फिक्स करके, उसके बाद सर्विंग स्टार्ट होती तो लगभग पूरा आधे दिन का इंतजार होता था सन की डायरेक्शन एकदम बिल्कुल टॉप पे हो जाए, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन फिक्सिंग की जाती थी, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता। तो एक टीडियस मेथड बोल सकते हैं और ये धीरे धीरे चीज़ें ऑब्सोलीट इसीलिए हुई, धीरे धीरे अब यूज़ करना बंद कर दिया। और एक और मेथड होता है सर इसमें, जैसे कि पहला ट्रफ कंपास, दूसरा सोलर मेथड। अब सोलर मेथड भी बच्चे सुन के सोच रहे होंगे कि ये आज की डेट में हम लोग नहीं करेंगे। तीसरा मेथड तो सर ऐसा मेथड है बैक साइड मेथड। अब नाम भले पूछ लिया जा सकता है बच्चों से, बैक साइड मेथड जैसे हम लोग बाकी के इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हम लोग मान लो सर्वेइंग कर रहे हैं सर, रीडिंग ले रहे हैं, बैक साइड रीडिंग पढ़ा होगा, उसी तरीके से है। कुछ फिक्स मॉन्यूमेंट्स होते थे, जैसे मान लीजिए कि आप किसी रोड पे सर्वे कर रहे हो, यहाँ पे कोई फिक्स बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो ना तो कोई हिलाने वाला है, हमेशा फिक्स है, उसकी डायरेक्शन आपको पता है। अब उस प्लेन टेबल बोर्ड से उसको देख के, उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स को देख के उसकी प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन को हम फिक्स करते थे, तो जिसको बैक साइड मेथड नाम दिया गया। तो ये तीन मेथड जो है सदियों से चले आ रहे थे, आज की डेट में ट्रफ कंपास की मदद से ही ओरिएंटेशन किया जाता है। ओके, तो सोलर मेथड तो सर मुझे ऐसा लगता है बहुत पहले यूज किया जाता है। बिल्कुल सर, और इनफैक्ट सर आज की डेट में ना सही बताऊं तो प्लेन टेबल जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही बंद कर दिए। इतने हैवी इंस्ट्रूमेंट ले जाना, कैरी करना और एरिया मेजरमेंट और ट्रैवर्सिंग करने के लिए तो मतलब टीडीएस भी, और साथ साथ में एरर्स भी आती हैं। आपको भी पता है कि सर इसमें सारी चीजें साथ में ही की जाती हैं, साइटिंग और जो भी मार्किंग होगा, मैप प्लॉटिंग सब कुछ साथ में होगा, तो इसमें एरनियस रिजल्ट बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इसलिए धीरे धीरे कम हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो सर बिल्कुल, अब यहाँ पे सर अब आप इन्वायरमेंट भी पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ सर, वहाँ से मैं पूछूंगा टर्बिडिटी से। ओके, बेलीज टर्बिडिटी मीटर एक होता है और एक नेफ्लोमीटर होता है। हाँ। बिल्कुल, आपको याद भी है सर। इन दोनों में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, बहुत आमतौर पे बहुत सारे टेस्ट पूछे जाते हैं बच्चों से कि बेलीज कहाँ पे यूज़ करते हैं, नेफ्लो कहाँ यूज़, मतलब एक बेसिक डिफरेंस मैं आपसे पूछूं, इन दोनों ही टेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर अगर मैं स्टूडेंट के पर्पज से बताऊं तो एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि ये दोनों मेथड किस लिए यूज किए जाते हैं। टर्बिडिटी आपने पहले बता दिया, लेकिन मुझे पता था सर आपका ये पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगर टर्बिडिटी पूछना होता तो पहले ना बोलते। बिल्कुल, ये किस प्रिंसिपल पे अगर मैं सर बात बताऊं यहाँ पर, क्योंकि हम एक दूसरे का टेस्ट ले रहे हैं और जितनी डेप्थ में जाएंगे सर उतना बच्चों को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एक्चुअली बेलिस मेथड जो है ना, ये टर्बिडिटी फाइंड करता है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एब्जॉर्प्शन मेथड पर। अब सर इसको एब्जॉर्प्शन ही क्यों बोला गया, वो इस वजह से बोला गया कि जैसे कि लेटर सपोज यहाँ पर 250 वाट का हमने बल्ब लगा दिया, जब बल्ब लगा दिया तो टेस्ट सैंपल रख दिए और इसके पीछे फोटोमीटर रख दिए, तो ये जो ये हमारे बल्ब से रेज जा रही हैं, ये हमारे पार्टिकल से जो टेस्ट सैंपल है ये पार्टिकल एब्जॉर्ब करके पीछे भेज रहा है। इस वजह से सर इसको एब्जॉर्प्शन मेथड बोला गया, और नेफ्लियोमीटर में जस्ट अपोजिट होता है सर। बिल्कुल, तो मेन डिफरेंसेस ये हैं बेलीज और नेफ्लो के। बहुत अच्छे से सर बता दिया आपने, और इनफैक्ट टर्बिडिटी के लिए तो दोनों ही यूज होते ही, दोनों ही यूज होते हैं सर। अब सर आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक सवाल पूछ लिया, अब आप भी कुछ पूछिए हमसे। क्वेश्चन है कि क्लिनोमीटर और प्लेनीमीटर में सर डिफरेंस क्या होता है, ये सर्वेइंग का है सर क्वेश्चन। देखो सर, ये तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने पूछा है बेसिकली, कि क्लिनोमीटर जो कि मैं अगर सर्वेइंग पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ाता हूँ कि ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट में यूज़ होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अपनी लेवल वगैरह भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल, क्लिनोमीटर का सर ने पूछा कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ग्राउंड के स्लोप मेजरमेंट। प्लानीमीटर गाइज आपने कॉलेज में सर हम लोगों ने भी जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास होती थी तो देखा होगा कि स्केल ऐसे जुड़ी रहती थी, ऐसे एल शेप में, उसको फिक्स कर लेते थे बोर्ड में, घुमा के इधर उधर मेजरमेंट करते थे। बच्चों को उस समय पता नहीं होता था, बस खरीद लेते थे।
प्लानीमीटर का यूज़ सर हम मैप पे जो इर्रेगुलर एरिया है उनको मेज़र करने के लिए करते हैं। अब प्लानीमीटर की हेल्प से हम लोग उन मैप्स के एरिया को भी मेज़र कर लेते हैं। टेबल इंस्ट्रूमेंट है, टेबल टॉप इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम लोग उन सभी एरिया को जो इर्रेगुलर शेप के हैं उनको हम आसानी से मेज़र कर लेते हैं सर। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा क्लिनोमीटर तो क्वेश्चन है कई बार आया हुआ बिल्कुल है सर, और क्लिनोमीटर प्लेनीमीटर भी कई बार आया हुआ है। बिल्कुल इसीलिए क्वेश्चन को मैं पिकअप किया था कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब अगला सवाल और आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा मैं। बिल्कुल सर। जो पाइप्स होती हैं हम्म, जनरली हमने देखा है कि वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स जो लगाई जाती हैं उसमें कोरोजन इंक्रस्टेशन जमाव होने लगता है। अब इसके मेन रीज़न क्या होते हैं, क्यों होता है इंक्रस्टेशन या क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन एक तरह से कॉज क्या होता है इसका? अच्छा सर, पहले मुझे भी कभी कभार अगर ट्यूबवेल देखते थे हम लोग या घर के पाइप देखते थे और आयरन वाले अगर पाइप देखते थे, तो हमको हमारे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता था कि पाइप तो हमने इतना पतला खरीद कर लाया था, उसकी जो थिकनेस है, लेकिन सर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती थी इतनी मोटी, वो लेयर बनती कैसे थी सर? और अगर ये रिसर्च में अगर अब बच्चों को तो पढ़ाता हूँ मैं सर इन्वायरमेंट के अंदर, कि जब कार्बोनेट आपका पानी से रिएक्शन करेगा तो बाइकार्बोनेट बनाएगा, और बाइकार्बोनेट बनाएगा प्लस कॉस्टिक बनाएगा, OH माइनस, कॉस्टिक अल्कनिटी बनाता है। तो सर होता ये है यहाँ पर, ये रिवर्सिबल भी होता है, लेकिन अगर गलती से सर आपके पानी में एल्गी पाई गई, तो एल्गी जो है बाइकार्बोनेट जो है ना उसको खाने लगती है और उसका एनर्जी का सोर्स हो जाता है। जब उसको खाने लगती है तो सर सिंपल सी बात है, बैलेंस हुए पे ही रिएक्शन बैक में जाएगी, तो बैक में रिएक्शन जा ही नहीं पाती, और कॉस्ट जो एल्कनिटी है ना, कॉस्टिक एल्कनिटी, वो बढ़ती जाती सर लगातार, और इसी के बीच में फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो पाइप के लेयर पे जाकर जमती रहती है, और बाद में सर एक मोटी लेयर हमको देखने को मिल जिससे जाती है। कई बार पाइप चोक्ड भी हाँ हो बिल्कुल, जाते हैं। इसी की वजह से पाइप चोक्ड भी हो जाते हैं सर। तो अब जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सर, तो कई बार ऐसा होता है कि इंक्रस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस चीज़ को रिमूव भी किया जा सकता होगा। एल्गल ग्रोथ को हम रोक दें अगर, या फिर कुछ ऐसे एजेंट को यूज़ करें जिससे कि इसका इंक्रस्टेशन दूर हो जाए, तो ऐसा भी कोई उपाय होगा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन सर इसका आंसर तुम नहीं बता रहा। मैं 4 क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ, एक क्वेश्चन तो बच्चों के लिए छोड़ूंगा सर। बिल्कुल गाइज, तो इसके रोकने के लिए क्या करना है, मैं लिखाया भी हूँ सर, ये बिल्कुल भी बताऊँ, ये लिखाया भी गया है। तो गाइज इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, और 4 मैंने सवाल पूछे हैं, सर का एक सवाल अभी बचा हुआ है, उसमें तो भी मैं सर को बोलूंगा कि पूछिए। अब देखता हूँ क्या सवाल लेके आए हैं सर। सर, टेस्ट टू फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर जब आप टेस्ट करते हैं तो 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक लैब टेस्ट होता है, एक फील्ड टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट कौन कौन से आते हैं, मतलब इनके अच्छा, अंदर इनके कौन नाम? हाँ मैं सर देखो सारे टेस्ट का नाम तो यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि बच्चों पे भी कुछ छोड़ूंगा, लेकिन देखो गाइज ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट सर इसमें टेस्ट के रिलेटेड फॉर्मूले वो भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को निकालने के लिए फील्ड टेस्ट और सर ने बोला है लैब टेस्ट। देखो लैब टेस्ट में बेटा, अब सर एक टेस्ट ऐसा है जो दोनों जगह आता है, वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट में फील्ड में भी किया जाता है, लैब में भी। दोनों एपरेटस के साइजेस अलग होते हैं। अब फील्ड वाला अलग होता है, लैब वाला अलग होता है। दोनों के डायमेंशंस अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा, दोनों के फॉर्मूले क्या यूज़ करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वेन शियर टेस्ट के अलावा सर ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है, शियर टेस्ट। बिल्कुल हाँ, और शियर बॉक्स टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में भी किया होगा शियर बॉक्स टेस्ट, जिसमें एक प्री डिफाइंड फेलियर प्लेन होती है। तो सर ये कुछ टेस्ट हैं। अब इनके अलावा 2 टेस्ट और हैं जो लैब में किए जाते हैं, और वो 2 टेस्ट का नाम मैं बच्चों से बोलूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है कि वो 2 टेस्ट कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं और लैब में किए जाते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पेनिट्रेशन टेस्ट और वेन शियर टेस्ट सर ना, ये आपके फील्ड टेस्ट हैं। अब ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं जिसकी मदद से, और फील्ड में किया जाता है। लैब में 2 अभी मैंने नाम नहीं बोले हैं, और 2 नाम बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं, और आई होप कि जो टेस्ट रिजल्ट है ये बच्चे ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गाइज सर ने भी एक सवाल आपसे पूछा है, मैंने भी पूछा है एक सवाल, उन दोनों सवालों के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, जो भी आपको लगता है सुटेबल। और हमारा टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। इंजीनियर स्टेटा के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।